बिन कासिम पुलिस की कार्रवाई। कोयले की चोरी में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। 31 टन से ज्यादा कोयला बरामद। गिरफ्तार मुलजिम अपने साथियों के हमरा मुख्तलिफ गोदामों से कोयला चोरी करके अपने कारखानों में ज़ख़ीरा करते और फरोख्त करते थे। आपको बता रहे हैं बिन कासिम पुलिस की कार्रवाई। कोयला की चोरी में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। 31 टन से ज्यादा कोयला बरामद। गिरफ्तार मुलजिम अपने साथियों के हमरा मुख्तलिफ गोदामों से कोयला चोरी करके अपने कारखानों में जखीरा करते और फरोख्त करते थे। तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, अपडेट कीजिएगा। महानूर देखें, बिन कासिम पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई जिसमें कोयला चोरी के जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और 31 टन से ज्यादा कोयला बरामद किया गया। पुलिस के काम से जब हमारी बात कहना है कि एक गिरोह है और चोरी करने वाला जो बच्चा है उसको मुख्तलिफ मकामात पर उनको फरोख्त करता है। गिरफ्तार मुलजिमान अपने साथियों के अपने मुख्तलिफ गोदामों से कोयला चोरी करके कारखानों में जखीरा करते हैं और फरोख्त करते हैं। मुलजिम की जो शनाख्त हुई है वो मुराद के नाम से हुई है। मुलजिम अपने गिरोह के साथ मिलकर चोरीशुदा कोयले को ट्रकों के जरिए सप्लाई करता है। जब इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है तो इसके कब्जे से 31 टन से ज्यादा चोरीशुदा कोयला जो है वो पुलिस ने तहवील में ले लिया है। अब इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और मजीद भी जो कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है, जबकि इसके जो दीगर साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी ठीक है उसामा, अपडेट करने का शुक्रिया। ओथल में बस और पत्थर से लदे ट्रक में हौलनाक तसादुम। कराची कोयटा शाहराह हादसे के बाद 1 घंटे के लिए बंद रही। हादसे में 8 अफराद जहां बहक, 17 जख्मी। 4 लाशें और जख्मी कराची सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल। लाशें वर्सा के हवाले की जा रही हैं। इस पर बात करेंगे मेराज अख्तर से। मेराज, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त सोहराब गोड पर ईदी सरखाने के बाहर मौजूद हूँ। वाक़या गुज़िश्ता रात गए पेश आया था। पंजगोट जाने वाली मुसाफिर बस थी जो कि उथल के मुकाम पर जो है एक पत्थर से लदे हुए ट्रक से जो है टकरा गई, जिसके नतीजे में 8 अफराद जाँ बाक हुए और 17 अफराद जो है वो जख्मी हुए। उनमें से 6 अफराद की बॉडीज़ जो है वो कराची लाई जा रही थी, जिनमें से 2 हब सिविल अस्पताल ले जाई गई, जबकि 4 लाशों को जो है और 13 जख्मियों को सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर कराची मुंतकिल किया गया, जहाँ जख्मियों को तमाम इमदाद फराहम की गई। और उसके बाद जो हलाक होने वाले अफराद थे उनकी शनाख्त नहीं हो पा रही थी, तो उनको ईदी फाउंडेशन के रज़ाकारों ने जो है वो सिविल हॉस्पिटल से उठाया और ईदी सरखाने में बतौर अमानत के जो है उनको जमा कर लिया गया, जिसके बाद इनकी शनाख्त की जो है कार्रवाई चलती रही और अब 4 अफराद की शनाख्त हो गई है इस वक्त जो करंट पोजीशन है, जिनमें से एक सरफराज है जिसकी उम्र 12 साल है। इसके अलावा समीर नाम का नौजवान है, मौला बख्श और सैफुल्ला के नाम से मजीद 2 अफराद की शनाख्त हुई है। तो मजमूई तौर पर ये 4 लाशें थी, 4 अफराद की शनाख्त हो गई है और उनके जो वर्सा हैं वो इस वक्त उनकी बॉडीज़ लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे और अब उनकी बॉडीज़ को यहाँ से लोड भी कर दिया गया है और उनको वर्सा के हवाले किया जा रहा है। इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक साहब और इनसे हम पूछेंगे कि क्या सूरत हाल रही। जी बताइएगा। देखिए, ये रात का वाक़या है। कंट्रोल रूम में कॉल आई थी कि जो है ना 0 पॉइंट से पहले थोड़ा सा पहले एक एक्सीडेंट हुआ है, जिस पे कंट्रोल रूम ने यहाँ से गाड़ियाँ मूव करवाई और मैं ख़ुद भी यहाँ से 10 गाड़ियों के हमरा रवाना हुआ। जब वहाँ स्पॉट पे पहुँचे तो वहाँ पे काफ़ी ज़ख्मी थे और जो है ना उसमें 6 हलाकतें थी टोटल। और वहाँ से ज़ख्मियों को पहले जो है हमने हब सिविल प्लस जो है फिर कराची ट्रामा में शिफ्ट किया। उसके बाद हलाकतें वहीं पे रही क्योंकि थाने का वो था, पेपर वर्क होना था। फिर वहाँ पे हमने कोशिश की कि यहीं पे इनकी शनाख्त हो जाए। उसके बाद सुबह 6 बजे हम इन मैयतों को लेकर वहाँ से निकले और 2 को हमने अब चौकी में उनके बुरसा मौजूद थे उनके हैंड ओवर किए। 4 जो बग़ैर बुरसा वाली थी वो हम सरखाने लेकर आए और वहाँ पर मैसेज छोड़ के आए थे, कोई भी अगर आता है इनके बुरसाओं में से उनको कराची सरखाने रवाना करें। तो यहाँ पर हमारे पास 4 के बुरसा पहुँच गए हैं और बाड़ियाँ उनको हैंड ओवर कर दी गई हैं। गौसल हो रहा है इनका और अभी जो हमारे पास यहाँ गाड़ियाँ मौजूद हैं अभी उनको यहाँ से हम रवाना करेंगे। 2 कोयटा जा रही हैं, एक जो है विंदर जा रही है और एक का भी तय नहीं हुआ, वो वहाँ जाएगी। और इंशाल्लाह ये 4 जो मैयत हैं उनके बुरसा अल्लाह के फजल करम से मिल गए और ये रात होने से पहले आप अपनी जो है ना गाँव में बॉडियाँ रवाना हो जाएंगी और रात गए तक इनके आखिरी रस्मात के साथ इनको दफना दिया जाएगा। जी थैंक यू। तो इन्होंने हमें तफसील से बताया दी फाउंडेशन वालों ने कि किस तरह से यहाँ पे बॉडीज लाई गई थी और अब उनको वर्सा के हवाले किया जा रहा है और इस हादसे में जो लोग जख्मी थे उनको अभी भी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है और उनका इलाज जो है वो सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। जी ठीक है, मेराज अख्तर हमें बराह रास्त आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
अब खबर शामिल करें कारोबार के हवाले से, तो आपको बताएं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स 1,67,000 की सतह भी अबूर कर गया। तारीख में पहली बार इंडेक्स 1,68,011 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 2,371 पॉइंट्स की तेजी, सरमायाकारों का एतमाद बहाल, मार्केट में जबरदस्त तेजी। इस पर मजीद अपडेट करेंगे काविश मेमन। जी काविश। जी देखिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 100 इंडेक्स में आज जबरदस्त तेजी का रुझान देखा जा रहा है। अब तक 2322 की तेजी देखी गई है, जिसके बाद इंडेक्स में 1,63,000 और 1,68,000 की सतह जो है वो अबूर कर ली गई। देख रहे हैं इसको 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,68,011 तक ट्रेड कर रहा है, जो सरमायाकारों का एतमाद बहाल है। देख रहे हैं कि IMF का जो मिशन है वो पाकिस्तान में मौजूद है और वजारत खजाना के साथ इसका मुज़ाकरा जारी है। अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन मार्केट को इसका मजीद एतमाद मिलेगा। और साथ ही साथ देख रहे हैं इस वक्त इकॉनमी साइड से खबरें आ रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिस तरीके से मुस्लिम मवानी के विजिट पर हैं और मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाने की जो कोशिशों में मसरूफ है। सऊदी अरब के साथ अच्छी खबरें, इंटर अमेरिका के साथ ट्रेड जिसके पास हुई, तो ये तमाम डेवलपमेंट है जिसकी वजह से देश में स्टॉक मार्केट में आज तेजी है। और जो सरमायाकार हैं वो ऑयल एंड गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर सेक्टर में शेयर्स की लेन देन कर रहे हैं। जी काविश, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। गाड़ियों की दरामद पर इजाफी ड्यूटी आयद, इस्तेमालशुदा गाड़ियों की दरामद पर 40% इजाफी रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दी गई। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं वकास अजीम से। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। जी, वफाकी हुकूमत ने गाड़ियों की दरामद पर इजाफी ड्यूटी आयद कर दी है और इस्तेमालशुदा गाड़ियों की दरामद पर 40% इजाफी रेगुलेटरी ड्यूटी लगाने का फैसला किया गया है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद FBR ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है और रेगुलेटरी ड्यूटी ये पहले से आयद जो ड्यूटी है इसके अलावा होगी। ये इजाफी रेगुलेटरी ड्यूटी 30 जून 2026 तक नाफिज और अमल रहेगी और आइंदा साल 30 जून के बाद ये ड्यूटी हर साल 10% कम की जाएगी और 30 जून 2029 तक मुकम्मल तौर पर रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म कर दी जाएगी। वफाकी हुकूमत ने इस्तेमालशुदा गाड़ियों की कमर्शियल दरामद की इजाजत दे रखी है। जी ठीक है वकास, अपडेट करने का शुक्रिया। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी का कहना है कि सिंध भर में मुलाजमीन के एहतजाज से काम ठप हो गया। हुकूमत फौरी तौर पर मुलाजमीन से मुज़ाकरात करके मसला हल करे, बात ना की गई तो मसाइल बढ़ जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सीनियर रिपोर्टर आजिज जमाली से। जी आजिज, आगाह करें। आज देखिए सिंध में गुज़िश्ता कई रोज़ से सरकारी मुलाजमीन का एक एहतजाज चल रहा है और सूबे भर में ये एहतजाज जारी है, जिसकी वजह से स्कूलों, कॉलेजेस, अस्पताल और दीगर सरकारी इदारों में काम मुतासर है। इन्होंने काम करना बंद कर दिया है, तालीमी इदारों में पढ़ाई नहीं हो रही है। सिंध एम्प्लॉइज़ अलाइंस है जिसका मुतालबा ये है कि जो डिस्पैरिटी अलाउंस है वो उनको दिया जाए दीगर सूबों की तरह, और जो पेंशन में कटौती की गई है वो बंद की जाए और इनको हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस दिया जाए। 5-6 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड है इनका। तो इसका मसला क्या होगा, हल क्या है, हुकूमत की जानिब से अब तक कोई फ़ैसला नहीं हो सका है। जबकि मुलाजमीन का जो अलाइंस है उसने 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस के बाहर धरना देने का ऐलान किया हुआ है और बताया कि सिंध भर के हज़ारों मुलाजमीन जो हैं वो धरना देंगे। तो इस पे इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी साहब। उनसे जानते हैं कि गवर्नमेंट का मौक़िफ़ तो अभी तक उलझा हुआ है, अपोजिशन का क्या मौक़िफ़ है। अली साहब, आपको पता है कि ये एहतजाज तो चल रहा है जिस वजह से काम मुतासर है पूरे सूबे में, क्या कहेंगे इन मुलाजमीन के मसले का हल क्या है और हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखें, जो आपने अपने इब्तदाइया में तमाम चीज़ें बता दी हैं, उसकी वजह से जितने भी मामलात हैं और काराए जो मनसबी जो इनकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो पूरी नहीं करने, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो चाहे हेल्थ सेक्टर हो, तमाम जगह पर जो है वो काम वो एक तरीके से ठप हो चुका है। लोगों को स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, लोगों के जो डे टू डे अफेयर्स होते हैं वो काफ़ी बहुत हद तक मुतासर हो चुके हैं। हुकूमत की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हुकूमत नाम ही
इसी चीज़ का है कि अगर एक फैक्शन जो है, जो खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके ड्यू राइट्स हैं, उनके ड्यू शेयर्स हैं, जो उनमें उसमें कटौती कर दी गई है, उसमें पेंशन में शायद कटौती की गई है, DRA जो उनका डिस्पैरिटी अलाउंस है वो ख़त्म किया गया है, तो इसमें गवर्नमेंट को बैठना पड़ेगा। बदकिस्मती के साथ गवर्नमेंट की तरजीहात में शायद अभी तक ये लोग नहीं आ सकें, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम है। मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान की जानिब से शुरू दिन से ये बात की जा रही है। हैदराबाद में जब इनका प्रोटेस्ट हुआ था तो हमारे अरकान असेंबली भी उधर मौजूद थे और हमने सिर्फ इतनी सी डिमांड ये की थी गवर्नमेंट को लेकर, गवर्नमेंट साइड से, कि देखें एट द एंड ऑफ द डे आपको बैठना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी। जो ये जो अलायंस या जो एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं उनका जो अलायंस है, उनके जो भी कंसर्न लोग हैं उसको गवर्नमेंट को उनके साथ बैठना चाहिए। तो ये तो आपके एम्प्लॉयज़ हैं जनाब, इनके अगर इशू रिजॉल्व नहीं होंगे तो यहाँ पर मामलात ज़िंदगी ठीक नहीं चलेगा। बिल्कुल सही है। बैठ के बात हल यही है कि बैठकर उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। इन्होंने ये भी कहा है, ऑफ़र दी है बाकायदा, कि मुलाजमीन का जो अलाइंस है, अगर वो अपोजिशन लीडर को किरदार अदा करने के लिए कहेंगे तो यकीनन वो अपना किरदार भी अदा करेंगे, लेकिन इनका भी यही कहना है कि बहरहाल इस मसले को हल करना है। और ये सारे गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं और सिंध में ज़ाहिर है कि लाखों की तादाद में सरकारी मुलाजमीन हैं। अगर ये सारे मुलाजमीन कराची में आकर धरना देते हैं और मसाइल बढ़ेंगे और मुश्किलात में इजाफ़ा होगा। जी नाजरीन, समुद्री आलूदगी में मुसलसल इजाफा होने लगा। शहर के नदी नालों का पानी समुद्र में जाने से आबी हयात की जिंदगियों को खतरा। माहिर माहौलियात यासिर हुसैन के मुताबिक गंदे पानी के बायस नायाब मछलियां मरने लगी। उन्होंने गंदे पानी को साफ करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, बताइए। जी बिल्कुल, शहर कायद की अगर हम बात कर लें तो समुद्री आलूदगी बढ़ती जा रही है, जिससे ना सिर्फ आबी हयात मर रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ समंदर की खूबसूरती भी मान पड़ रही है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त माहिर माहौलियात यासिर हुसैन मौजूद है। सर, बताइएगा, नालों का फुजला जो है वो रास्ता जो है वो समंदर में दाखिल हो रहा है, डायरेक्ट पानी में जा रहा है, इससे कितना नुकसान होता है आबी हयात की? जी बिल्कुल, कराची जो है दुनिया के सबसे बड़े शहरों में है और उसी हिसाब से यहाँ पे वेस्ट पैदा होता है। तो उसके अंदर जो है एक तरफ तो सैनिटेशन और गटर वाला वेस्ट है, उसके अलावा फैक्ट्रियों का केमिकल वेस्ट है और फिर हवाई यानी कि जो एयर क्वालिटी को ख़राब मुतासर करता है वो भी धुआं जो है वो उसी हिसाब से है। समंदर में जो हमारा जितना वेस्ट है वो बग़ैर ट्रीटमेंट के जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो जितना हमारा कोस्टल एरिया है वहाँ का जो समंदर है वो ऑलरेडी काफ़ी वहाँ पे जो जानदार चीज़ें हैं वो तबाह हो चुकी हैं। उनका जो पूरा आप समझें कि पानी में से ऑक्सीजन कम हो जाती है जब ये फुजला पानी में जाता है। इसके अलावा एल्गी वगैरह, तो वो मछलियाँ जो है ना वो बेसिकली वहाँ से चली जाती हैं। इसका इलाज ये है कि हर इलाके में जो वेस्ट है उसको लोकली ट्रीट करना है, यानी उसका ट्रीटमेंट प्लांट लोकल होना चाहिए हर टाउन में, हर यूसी में, इस तरह से करके। तो एक्चुअल इसका इलाज ये है कि आप वेस्ट को जहाँ वो पैदा हो रहा है वहीं पे ट्रीट करके और साफ़ कर दें। और दूसरी बात ये है कि तो जो आपने जैसे कहा कि ये डिफेंस की साइट पे ये वाकई DHA का वेस्ट है जो कि सीधा समंदर पे जो साहिल समंदर है उसको से आप देख सकते हैं कि ये बहता हुआ जा रहा है। तो ये भी इसी की एग्जांपल है कि ये इससे पहले एक वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए ताकि ये गंदा पानी जो है सीधा समंदर में ना जाए, बल्कि आप उसको साफ़ करके फिर समंदर में छोड़ें। जी बिल्कुल, पानी जो है वो डायरेक्ट समंदर में नहीं जाना चाहिए, इसके ट्रीटमेंट प्लांट्स होने चाहिए। पानी जो है वो इलाकों में ही साफ़ हो और डायरेक्ट जो है जिस तरह के हमने देखा कि समंदर में डायरेक्ट जो है वो पानी जो है वो नालों के ज़रिए जो है वो समंदर में दाखिल हो रहा है। इससे न सिर्फ आबी हयात मर रहे हैं बल्कि इसकी खूबसूरती भी मान पड़ रही है। लिहाजा इसके खिलाफ ज़रूर जो है वो अहकामात जारी करने चाहिए जानिब से, ताकि समंदर की खूबसूरती मान ना पड़े। जी, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने खेलों के ग्राउंड को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया है। लांढी नंबर 4 के बल्दिया क्रिकेट ग्राउंड में गंदगी के ढेर, खेल का मैदान कब्जा माफिया की भेंट चढ़ गया। मकीनों का कहना था कि कचरे से गंदगी फैल रही है, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैलने का खदशा है। मजीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। जी हमाद, अपडेट कीजिएगा।
आज ही देखिए शहर कायद में खेलों के फुकदान की सबसे बड़ी वजह यह है कि ग्राउंडों को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया गया है। मैं इस वक्त लांडी नंबर 4 बल्दिया क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हूँ और ना सिर्फ कचरा कुंडी यहाँ पर कायम है, जबकि यहाँ पर अमूमन रात के औकात में जो है शादी ब्याह की तकरीबात भी मुनक्किद होती हैं। अब इस वक्त मेरे दाखिली दरवाजे पर देख सकते हैं ग्राउंड की बाउंड्री वॉल तो टूटी हुई है, साथ ही साथ यहाँ कचरा कुंडी कायम कर दी गई है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ये नाहिली है कि वो यहीं पर पूरे इलाके का कचरा यहाँ जमा होता है, फिर उसके बाद यहाँ से जो है ये कचरा उठकर जो है जाम का चाकरो जो है वो मुंतकिल किया जाता है। मेरे साथ एक इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। आप देखें आपके सामने कचरा और मच्छर आलूदगी, बस यही है आपके सामने सारी चीज़ें। क्रिकेट वगैरह कहाँ खेलते हैं बच्चे? कोई भी गेम हो, खेलना हो, फुटबॉल हो, तो वो कहाँ खेलने जाते हैं? यहीं पे खेलते हैं। कैसे खेलते हैं? इस गंदगी हालत में मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारियाँ फैलने का खतरा है। क्या क्या बीमारी हो सकती है इससे? डेंगू, मलेरिया। खेलने का बताइएगा, बच्चे कहाँ जाते हैं फिर खेलने? यहीं खेलते हैं या गलियों में खेलते हैं? जी बिल्कुल, इलाका मकीन ये कहते हैं कि मजबूरी में जो है इस गंदगी की हालत में ही जो है बच्चे खेलते हैं, क्योंकि उनको परेशानी का भी सामना हो रहा है और जो है यही सूरत हाल है। जगह जगह कचरा यहाँ पर मौजूद है। सुबह के वक्त तो बच्चे स्कूल चले आते हैं, लेकिन शाम के वक्त जो है वो खेलने के लिए फिर इसी ग्राउंड में आना पड़ता है और मच्छरों की अफजाइश की वजह से ख़ास तौर पर मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारी में जो है वो इजाफा देखने को हमें मिला है। तो इंतज़ामिया को इलाका में कह रहे हैं कि फौरी तौर पर कचरा कुंडी जो है इस इलाके से, इस ग्राउंड से जो है वो ख़त्म कराई जाए। टीएमसी सोहराब बोर्ड के सीनियर अकाउंट्स अफसर अल्ताफ शेख के तबादले का मामला। सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात, चेयरमैन टीएमसी सोहराब बोर्ड और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को 6 अक्टूबर तक ज्वाइनिंग देने का हुक्म दे दिया है। मज़ीद जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में टीएमसी सोहराब बोर्ड के अकाउंटेंट जो है अल्ताफ शेख, उनको ज्वाइनिंग ना देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि अदालती अहकामात के बावजूद अफसर को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। आज टीएमसी के वकील अदालत में पेश हुए। उनका मौक़िफ़ है कि किसने जो है उनको ज्वाइनिंग देने से रोका है, वो ख़ुद जो है वो नहीं आ रहे, उनकी तनख्वाह भी जो है वो जारी की जा रही है, लेकिन इसमें जो है वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि उनको अदालती अहकामात के बावजूद ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही, जिस पर अदालत ने आइंदा समाअत पर जो है ये हुक्म दिया है कि अदालती अहकामात पर जो है उनको ज्वाइनिंग दी जाए। साथ ही साथ अदालत ने आइंदा समाअत पर जो है वही पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इसमें जो दरख्वास्त गुजार के वकील हैं उनका मौक़िफ़ है कि चेयरमैन टीएमसी की जानिब से कहा गया है कि रिटायरमेंट तक इनको ज्वाइनिंग करने नहीं दिया जाएगा। जी, निजी स्कूल्स के तलबा और असातिज़ा पहुंचे सिटी 21 कराची ब्यूरो ऑफिस। तालिब इल्मों ने न्यूज़ रूम में जारी सहाफ़ती सरगर्मियां से मुतालिक मालूमात हासिल की। ब्यूरो चीफ और डिप्टी ब्यूरो चीफ ने तलबा के सवालात के जवाब दिए। तलबा का कहना था कि मीडिया के काम को करीब से देखने का तजुर्बा अच्छा रहा। काविश में मुझसे तफसीलात जानते हैं। जी काविश, बताइए। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के दफ्तर में मुख्तलिफ तलबा और तालिबात ने यहाँ का दौरा किया है, देखने के जो असातिज़ा है वो भी यहाँ पर आए और सहाफ़त के क्या अगराज़ व मकासद होते हैं, स्क्रीन की क्या अहमियत है, स्क्रीन के बैक पर किस तरह काम हो रहा होता है, तमाम तर सूरत-हाल का उन्होंने जायज़ा भी लिया। मेरे साथ उनके असातिज़ा भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस रहा और जो नौजवान नस्ल है उनको कितना इससे अहमियत हासिल हुई? जो हमारा मकसद था आज विज़िट करने का वो ये था कि आने वाली जो जनरेशन है उनको जो है ये आगाही दी जा सके कि जर्नलिज्म इज़ बेसिकली किस तरह से इसमें जो है वो न्यूज़ जो है वो बनाई जाती है, किस तरह से काम होता है और किस तरह से टीम वर्क को मद्देनज़र रखते हुए जो है एक न्यूज़ को जो है वो ऑनलाइन जो है वो टीवी पे जो है वो नशर किया जाता है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आज 24 चैनल की कि दे हैव गिवन अस द टाइम और इतना थोरो हमें विज़िट कराया और हमारे स्टूडेंट्स को जो है वो एक एक डिपार्टमेंट की जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो उनके रोल्स हैं वो हमें बताए गए और इवन कुछ लाइव हमें जो है वो स्ट्रीमिंग भी दिखाई गई, जिसकी वजह से बच्चों की जो क्लैरिटी, जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए, एक क्लैरिटी नज़र आई हमें। तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे इस विज़िट के पीछे वो हमें फुलफिल आज हमें हुए हैं। तलबा और तालिबात भी यहाँ मौजूद है, कोशिश करें तो उनसे भी बात करें। बताइएगा फर्स्ट टाइम किसी न्यूज़ चैनल के दफ्तर आई हैं, कैसा लगा? जी, मैं पहली दफ़ा न्यूज़ चैनल में आई और यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला कि न्यूज़ कैसे बनती है और पूरा प्रोसेस क्या होता है, बहुत सब जानने को मिला और हमने बहुत सारे सेट्स भी विज़िट किए और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली, बहुत सारे लोगों के बारे में पता चला कि न्यूज़ कैसे बनती है और बहुत सारी मालूमात भी मिली। आप बताइएगा कैसा लगा यहाँ? क्या क्या सहाफ़त में जाने का इरादा है क्या?
हम अभी तो फ़िलहाल सिर्फ देखने आए थे, विज़िट करने आए थे, लेकिन इंशाल्लाह अगर फ्यूचर में मैं इस फील्ड में जाना चाहूँगी तो डेफ़िनेटली आई विज़िट अगेन और फिर से प्रोसेस थॉरली पढ़ के आके सीख के फिर से एंकर एक बन। आपका कैसा रहा? अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस और काफ़ी मज़ा आया मुझे यहाँ पे। बिल्कुल, यहाँ तलबा तालिबात मौजूद हैं, असातिज़ा के साथ आए, सिटी न्यूज़ नेटवर्क के दफ्तर का दौरा किया और बता रहे हैं कि जो सहाफ़त के रिलेटेड चीज़ें हैं उनका उन्होंने जायज़ा भी लिया है और कहा है कि जो आने वाला वक्त है, फ्यूचर है, उसकी प्लानिंग भी वो इस दौरे से रिलेटेड करेंगे। शहर कायद में आज बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात की बूंदाबांदी की पेशगोई, पारा 25 से 36 के दरमियान रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 70% से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। जी बिल्कुल, शहरियों के लिए खुशखबरी है। शहर कायद में आज बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात की बूंदाबांदी की पेशगोई, पारा 25 से 36 के दरमियान रहने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 70% से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात की बूंदाबांदी की पेशगोई की गई है। शहर कायद में आज बादल जमकर बरसेंगे। पारा 25 से 36 के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 70% से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर कायद में आज बादल बरसेंगे। बूंदाबांदी की पेशगोई है। पारा 25 से 36 के दरमियान रहने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 70% से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। शहर कायद में आज बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात की बूंदाबांदी की पेशगोई, पारा 25 से 36 के दरमियान रहने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 70% से ज़्यादा रिकॉर्ड होगा। हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन का बायस बन सकता है। सिस्टम कराची से तकरीबन 440 किलोमीटर जनूब में वाक़ है, जबकि आपको बताया कि सिस्टम के बायस कराची में आज हल्की से दरमियानी शिद्दत की हवा, आंधी और बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से बूंदाबांदी की पेशगोई, पारा 25 से 36 के दरमियान रहने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 70% से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। शहर कायद में आज मुख्तलिफ मकामात पर बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने बूंदाबांदी की पेशगोई कर दी। पारा 25 से 36 के दरमियान रहने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 70% से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। जी बिल्कुल, कराची में आज बारिश हो सकती है। आपको अपडेट करें कि हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। हवा में नमी का तनासुब 70% से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात की बूंदाबांदी की ये पेशगोई की गई है और आपको बताएं कि सिस्टम के बायस कराची में आज हल्की से दरमियानी शिद्दत की हवा, आंधी और बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। मज़ीद बात करेंगे रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, मौसम के हवाले से अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल शहर कायद के मौसम की बात करें तो इस वक्त जो है मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद और मरतूब है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगर हम बात कर लें तो आइंदा 2 रोज़ के दरमियान मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद और गर्म भी हो सकता है। सूरज और बादलों का आंख मिचौली का सिलसिला जो है वो जारी है। हवा के कम दबाव की अगर हम बात कर लें तो हवा का कम दबाव जो है इस वक्त शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन की सूरत में बदल चुका है। ये सिस्टम कराची से फिलहाल 440 किलोमीटर दूर है और ये निज़ाम आइंदा चंद दिनों के दरमियान जो है वो शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ने का भी इम्कान है, जिसके बायस इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कराची में आज हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश और आंधी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है कि सिंध के साहिल के करीब जो है 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। लिहाजा माहीगीर जो है वो 3 अक्टूबर तक गहरे समंदर में जाने से गुरेज करें। इस वक्त जो है ये भी बताया जा रहा है कि जिस जगह पर ये डिप्रेशन मौजूद है वहाँ पर जो है इस वक्त 65 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। लिहाजा महकमा मौसमियात इस साइक्लोन वार्निंग सेंटर को जो है इसको मॉनिटर कर रहा है और जिस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा इस हवाले से मजीद भी बताया जाएगा। अच्छा रिमशा, ये भी बताइएगा कि क्या ये साइक्लोन की वजह से जो है एकदम जो है वो मौसम शिफ्ट हुआ है? हमने पहले देखा कि कराची में काफ़ी गर्मी थी, एकदम से जो है वो बूंदाबांदी शुरू हो गई। सिस्टम के बायस ही गर्मी होती है क्योंकि ये हवा का कम दबाव होता है और ये टेम्परेचर बढ़ने पर ही होता है। जैसे हवा का कम दबाव होता है तो ये डिप्रेशन में तब्दील करने के बाद जो है एक बादल तश्कील पाते हैं और ये बादल जो है फिर हफ्स की कैफियत होने की वजह से जो है बरस जाते हैं। इसी वजह से इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कराची में एक हफ्स की कैफियत होगी और फिर जो है हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश का इम्कान जाहिर किया गया, साथ साथ जो है वो आंधी भी चल सकती है। जी अच्छा रिमशा इस्माइल, ये भी बताइएगा कि क्या समुंदर में तूफ़ानी का भी खतरा है और क्या तेज़ बारिश भी मुतवक्के है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें समंदर में तूफ़ानी का तो इस वक्त अगर जिस जगह पर ये मौजूद होता है उस वहाँ पर जो इम्कानात ज़ाहिर किए जाते हैं कि वहाँ पर तूफ़ानी हो सकती है, लेकिन महकमा मौसमियात की साइक्लोन वार्निंग सेंटर के मुताबिक फ़िलहाल कराची की साहिली इलाकों की अगर हम बात करें तो इसको फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं है क्योंकि ये भी कराची से 440 किलोमीटर दूर है और जैसे ही ये कराची की जानिब बढ़ता है तो फिर इससे जो है वो तेज़ बारिशें भी होती हैं। खासतौर पर साहिली इलाके जो होते हैं इनको ज़्यादा ख़तरा होता है। इस दौरान आंधी भी चलती है, हवाओं की रफ्तार भी ज़्यादा होती है।
होती है। ठीक है रिमशा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।